वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं रोज शाम को 6 बजे ये मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपके आने वाली आगामी परीक्षा 66 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो छात्र ईएसआई या फिर एएसआई या फिर जो छात्र यहाँ पे एसआई के मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेट का। उसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि सुबह के 4 बजे आपको करंट अफेयर का भी वीडियो दिया जा रहा है, वो वीडियो देखना आप लोग ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेट का। पहला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम में दान दिया था। ग्राम मतलब यानी कि गांव है ना, अनुदान किया था। तो वो कौन सा शासक था दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। 3 सेकंड के बाद आपको यहाँ आंसर बता दिया जाएगा, इसलिए आप खुद से इसका आंसर जरूर करेंगे। चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे। इट्स ए गुप्त वंश ने। नोट कर सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत की जाती है। अछूत की अवधारणा को उद्धृत की जाती है दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि ये है उत्तर वैदिक काल। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। उत्तर वैदिक काल तक समाज जो था वो स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ था। ये 4 वर्ण कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान रखिएगा, इस काल में जो वर्ण थे यानी कि सबसे ऊंची जाति कहलाती वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर आधारित होती थी। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जाति के थ्रू माना जाता था कि आप अछूत हैं या फिर शूद्र हैं या फिर पंडित हैं या फिर क्षत्रिय हैं, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। वहाँ पे आपको आपके कर्म के अनुसार आपकी पदवी मिलती थी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके शूरवीर हैं, तो आप जाति से भले ही शूद्र हैं तो आपको क्षत्रिय की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है जाति पर आधारित हो गई बाद में जाल के। और उत्तर वैदिक काल में यदोपवीत संस्कार का अधिकार जो शूद्रों को नहीं हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यहाँ से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। प्रथम अक्ता किसको प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने। चलिए आंसर कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को नोट कर सकते हैं, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और इनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। ठीक है, कुतुब मीनार जो कि आज दिल्ली में स्थित है ये मीनार, और सबसे ऊंची मीनारों में से एक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुल्तान के काल में खालिश भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। खालिश भूमि, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वो सुल्तान का नाम बताना है आपको। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं यहाँ पे। आंसर कीजिएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, आंसर क्या होगा, सल्तनत कालीन खिलजी वंश था जिन्होंने महान शासक अलाउद्दीन खिलजी को नवाजा। उसने अपने शासन में आर्थिक और सुधारों को बहुत ही सुदृढ़ बनाया। इस क्रम में उसने अपने राजस्व सुधारों को भी अच्छा बनाया, जिसमें कि सर्वप्रथम उसने मिल्क इनाम और वक़्फ़ जो है इसके अंतर्गत जो प्रदत्त भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि बना देता था, खालसा भूमि में उसको तब्दील कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सल्तनत काल में सिक्के जो थे वो टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने हुए थे। चलिए आंसर कीजिएगा अगर आप लोगों को आंसर आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए यार। कम से कम आप लोगों के लिए वीडियोस दिए जा रहे हैं, है ना, तो वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो ज्वाइन कर सके यहाँ पे, ताकि उन्हें भी अगर उनकी तैयारी में सहयोग मिल सके इस क्यूज सेक्शन से। अब बिल्कुल जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे चांदी और तांबा इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 12 मासा की रचना किसने की थी। चलिए ये एक लेखक हैं 12 मासा की रचना। जी हाँ, इस किताब की कौन थे, मलिक मोहम्मद जैसी। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं, सी जिनका उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टैटिक जी के टाइप का है, ये हिस्ट्री से है लेकिन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था को मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य दोस्तों हमारे दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ साम्राज्य था, जिसमें कि यहाँ पे लोगों की जो सबसे ज़्यादा आमदनी थी वहाँ के शासकों की, वो बंदरगाहों से हुआ करती थी। ठीक है, यानी कि बंदरगाह की आमदनी सबसे, क्योंकि देखिए ये तटीय क्षेत्र थे हमारे भारत के जितने भी, है ना, वो सब क्या है, तो बाहर से ही लोग आते थे यहीं पे और समुद्र के रास्ते से, और ये क्या एक व्यापार का रास्ता भी बन गया था। तो यहाँ से जो भी आए उससे टैक्स वसूला जाए और उनसे क्या कर लिया जाए, ये एक आमदनी का अच्छा जरिया बन गया था विजयनगर, इसलिए उस समय इसे ये थोड़ा सा सुखी और संपत्ति राज्यों में से बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पानीपत का युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? देखिए बाबर का नाम आ जाए पानीपत के युद्ध में तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रथम पानीपत का युद्ध की बात की जा रही है। ठीक है, और इसमें इन्होंने, बाबर ने, जी हाँ, तुलुगमा प्रथा को अपनाया था। ये तुलुगमा प्रथा क्या है? तुलुगमा प्रथा है दोस्तों जिसमें कि इन्होंने तोपखानों का उपयोग किया था युद्ध में। जी हाँ, तोपखाना का उपयोग किया था, और इसमें अपने बाबरनामा में बताया है बाबर ने कि दोपहर के 12 बजे से पहले युद्ध को समाप्त कर दिया था इनने। और जी हाँ, जो जिससे युद्ध हुआ था, जो कि थे इब्राहिम लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी, इनको इन्होंने मार गिराया था। तो जैसे ही ये इनकी मृत्यु हुई इब्राहिम लोदी की, तो ये जो है विजय हासिल कर पाया पानीपत के इस युद्ध में। कब? तो दोस्तों 12 अप्रैल 1526 को, याद रखिएगा 1526 को इसका हुआ था प्रथम युद्ध पानीपत का, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। काफ़ी इतना यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए ये भी एक मुगल शासक का ही उपज था। ठीक है, तो ये क्या है जब्ती प्रणाली? दोस्तों जब्ती प्रणाली राजस्व प्राप्ति का एक जरिया था, जैसे कि टैक्स वसूलना इत्यादि, है ना। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। आंसर डी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में ही, तो इंपॉर्टेंट बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। अच्छा, जवाबित का संबंध है वो किससे था? क्वेश्चन 10 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर करेंगे दोस्तों इट्स ए, नोट कर सकते हैं, राज्य के कानून से था दोस्तों। देखिए जवाबित का मतलब क्या होता है कि राज्य के कानून। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है लॉ ऑफ स्टेट। जब कोई भी शासक देश, काल या परिस्थिति के अनुसार अपनी प्रशासनिक सेवाओं को, है ना, जो भी उसकी प्रशासनिक सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसका एक कानून बना देता है, तो वो कानून क्या कहलाता है? जवाबित क्या कहलाता है? कानून कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? चलिए आंसर कीजिएगा। ईरान के जो शाह थे और मुगल शासकों के बीच झगड़े की वजह से सिर्फ थी कंधार। बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों। जी हाँ, क्या थी जड़? तो कंधार थी। जहांगीर ने ईरान से भारत का सिंह द्वार कहे जाने वाले तथा व्यापार एवं सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत कंधार को जीता था, लेकिन 1621 की बात अगर हम करें, 1621 में ईरान के शाह अब्बास ने इस युद्ध के द्वारा इसको जीत लिया फिर से। और 1622 में खुर्रम, जो कि शाहजहां, ठीक है, थे, उनका नाम खुर्रम था, और 1622 में शाहजहां के विद्रोह के कारण जहांगीर के समय ही कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। तो अगर वो अभी तक हमारे पास होता तो समझिए ईरान तक का जो क्षेत्र है वो भारत में मिला रहता, लेकिन शाहजहां इसको हार चुके थे, इस क्षेत्र को, कंधार को। ठीक है, और ये पूरा ईरान अलग एक अपना देश बना चुका था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दो अस्पा सी अस्पा प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू हुआ था? बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, जहांगीर के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था के कुछ परिवर्तन करते हुए दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। दो अस्पा में मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवारों के लिए साथ उतारने की प्रथा थी।
जिसमें कि घोड़े रखने की भी प्रथा जारी की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था जबकि जो सिंह आसपा में मनसबदारों को दुगने कोतल घोड़े रखने के पड़ते थे। क्या? कोतल घोड़े। ठीक है, तो ये किसने शुरू की थी दोस्तों? जहांगीर ने। चलिए, सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा। 13 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। सरजमी प्रथा जो है दोस्तों मराठों के भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स डी, सूरत इज द राइट आंसर। जी हाँ, भारत में सबसे पहले 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में से की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो था वो वासुदेव बलवंत गढ़के ने किया था 1879 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, नोट कर सकते हैं। और रामोसी जो थे वो किसानों ने रामोसी किसान हुआ करते थे, उन्होंने जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध ये विद्रोह किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1879 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव बलवंत गढ़के। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 1878 का वर्नाकुलर एक्सप्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878, देखिए बहुत आसपास का ही समय था। जी हाँ, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है दोस्तों लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था एक्चुअली इसको। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? यहाँ पे बी कर दीजिएगा, ए कर दीजिएगा, लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, इसको रद्द 1878 ईस्वी में लिटिल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसको बाद में आगे चल के 82 में इसको रद्द कर दिया गया 1882 में। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत अनुसूचित जो भी प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों के व्यापक अधिकार भी मिल गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा, ये प्रेस से रिलेटेड है। वर्नाकुलर प्रेस बहुत फेमस था, यहाँ से क्वेश्चन आपको मेंस में भी लिखने को आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो थोड़ा आधुनिक इतिहास से भी आपको प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। अमेरिका में दोस्तों याद रखिएगा तारकनाथ दास, डी यहाँ पे उत्तर कर सकते हैं दोस्तों, जो कि फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? फटाफट आंसर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, कम से कम और भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो जुड़ सके। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गदर क्रांति के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1914 ईस्वी में जिसा घंटे इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जो कि भारत ने सीधे कनाडा ना आए हों। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, उस समय यहाँ पे आंसर क्या कर सकते हैं? इट्स अ बी, नोट कर सकते हैं दोस्तों, कामागाटा मारू घटना। ठीक है, गदर क्रांति से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कामागाटा मारू घटना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, उस समय नौ परिवहन इतना विकसित भी नहीं था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन, जी हाँ, समर्थक जो है अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके हैं? चलिए बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स ए, कांग्रेस के 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन, जी हाँ, एक्ट कहलाता है ये। एक्ट अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियां जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शित कर सके थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे दोस्तों डी वैलेंटाइन सिरोल, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स ए वैलेंटाइन सिरोल, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं दोस्तों। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? फटाफट आंसर करते हैं यहाँ पे। देखिए
1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? याद रखिएगा, औद्योगिक कर्मियों ने। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं दोस्तों। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? यह 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी जिसने कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने की अनुरोध भी किया था। वो दोस्तों नोट कर सकते हैं, इट्स सी, इलाहाबाद से जुड़ा हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि अवध का एक आंदोलन था सन 1920 में हुआ, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि मदारी पासी, ये भी आप नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, मदारी पासी, यह मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध थे वो, और जो अवध में, जी हाँ, अवध के बाराबांकी, हरदोई और बहराइच, सीतापुर इत्यादि इन क्षेत्रों को विस्तृत किया इन्होंने। और इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल हुए इनके साथ, और इस समय लगान 50% हुआ करता था, यानी कि जो किसान कमाई करता था उतना 50% जो है अंग्रेजों को दे देना था। क्योंकि इस आंदोलन के नेतृत्व जो करता थे वो पिछड़ी जाति के मदारी पासी थे, और वो कुछ नेताओं ने उनको सहयोग किया जो कि कांग्रेस या खिलाफत नेताओं के आंदोलन के प्रतिपूर्ण वो प्रतिबद्ध नहीं हो सके थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे आप? यहाँ पे इट्स अ बी, जमींदारों की अधिकारों की रक्षा करना अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 पे आते हैं। नाई धोबी बंद, ये देखिए एक सामाजिक बॉयकॉट है और इसका एक स्वरूप था जो कि 1919 में, जी हाँ आंसर कीजिएगा, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। दोस्तों आंसर क्या करेंगे? इट्स ए, 24 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, INA, इट्स नोट कर लीजिएगा INA, यानी कि आज़ाद हिंद फौज ने योजना बनाई, या कैप्टन मोहन सिंह ने इन्होंने मन में ही मान लिया था कि वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। जापानी सेना के अफसर जो भी थे यहाँ पे मेजर फुजुहिहार और सिख साधु थे यहाँ पे ज्ञानी प्रीतम सिंह, जिनकी सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद अपने बंदी बनाए गए 40,000 युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि भारत की मुक्ति करना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको अगले क्वेश्चन से भी रिलेट करेगा, क्वेश्चन नंबर 25 में। जी हाँ, आंसर यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों? इट्स अ बी, डॉक्टर मोहन सिंह। ठीक है, INA के किसके दिमाग के ऊपर थी? तो आंसर होगा इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं दोस्तों। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 की। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये फैजपुर में अपने 50वें अधिवेशन कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। चलिए अगला प्रश्न भी कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, इट्स बी, 1820 में। छोटा नागपुर के मुंडा ने, जी हाँ, मुंडा ने उस समय विद्रोह किया जब उसकी भूमि को उनके मुखिया लोगों ने लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी थी। जी हाँ, 1820 में करीब हुआ था विद्रोह, और सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों को यह व्यापक रूप से फैला गया था। दोस्तों ये झारखंड का है छोटा नागपुर क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, जो सिंहभूम और आपके पलामू और हजारीबाग के क्षेत्र कहे जाते हैं। आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की, और अप्रैल 1917 में ही बिहार में स्थित जिला चंपारण में किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ दिया था। यह सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? जी हाँ, नोट कर सकते हैं, इट्स अ बी, तिनकठिया से जुड़ा हुआ था सत्याग्रह चंपारण का। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं दोस्तों। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट यहाँ पे। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों,
इट्स अ डी, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बिरसा मुंडा जो है झारखंड से जुड़े हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। झारखंड के देवता माने जाते हैं एक तरह से कहें तो बिरसा मुंडा को। जी हाँ दोस्तों, और ये बता देना चाहते हैं 1893 में, जी हाँ दोस्तों 1893 से 1900 के बीच में तत्कालीन जो समय बिहार हुआ करता था उसमें मुंडा आदिवासियों के पारंपरिक जमींदार हुआ करते थे वहाँ पे, और वो भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ थे बिरसा मुंडा। जी हाँ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा को उलगुलान यानी कि महान हलचल तथा उनके विद्रोह को उलगुलान यानी कि महाविद्रोह के नाम से जाना गया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत भी माना था। ठीक है, वो अपने आप को स्वयं को खुद ही मान लिए थे भगवान का दूत कि वो झारखंड के आदिवासियों के लिए जन्म लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मुंगेर का बड़हटियाटल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बड़हियाटाल, यहाँ नोट कर लीजिएगा, बड़हियाटाल कह सकते हैं। मुंगेर का बड़हियाटाल विद्रोह का उद्देश्य किससे था? तो आंसर कीजिएगा इट्स ए, बकाशत भूमि की वापसी को मांग को लेकर। ठीक है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं दोस्तों। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो सन 1911 में, यहाँ पे दोस्तों बता देना चाहते हैं, सन 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजन किया गया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था दोस्तों। आंसर क्या करेंगे? इट्स बी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी आंसर करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल आंसर कीजिएगा इट्स ए, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले से नाकाम कर दिया गया था? 1930 से 1931, ठीक है, 2 साल में बरही कांग्रेस, जी हाँ, सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत किस जिले से नाकाम कर दिया गया था? इट्स सी, गया जिला से। बिहार का जिला है गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। साउथ एशियन कोलिजन ऑन चाइल्ड सब्सिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जीके से आपके करंट से आता है यहाँ पे। साउथ एसोसिएशन कोलिजन ऑन चाइल्ड सब्सिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या यानी कि 4.5 करोड़ है। भारत में ग्रामीण संख्या आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा से सुविधा पाती है? भारत में ग्रामीण संख्या आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो आंसर कीजिएगा इट्स ए, 94%। ठीक है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो कि निजी व्यवस्था को देख रेख में होगा? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स सी, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश में बहुत ज्यादा आगे है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा इट्स बी, पाकिस्तान से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी होगा? फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से यह तलाक होना गैर कानूनी होगा? तो ये आंसर कीजिएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था। 3 तलाक जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको ख़त्म करने का फैसला लिया और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इसको यहाँ पे पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? बिल्कुल आंसर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इट्स बी, नोट कर लीजिएगा, राज्य संघ से ये वर्णित करता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने के कारण क्या हो सकते हैं या क्या होता है अक्सर? तो आंसर कीजिएगा इट्स ए, यहाँ उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने में से साफ इनकार करना
ये इन दोनों के बीच के युद्ध का तनाव पैदा करता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा साइंस से आएगा। एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है दोस्तों, इट्स अ सी, अमोनियम क्लोराइड। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। डायनेमो क्या है? देखिए यहाँ पे आंसर अपने आप आ चुका है। डायनेमो एक यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, याद रखिएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं दोस्तों। आकाश नीला लगता है क्योंकि? चलिए आंसर आप भी कीजिए। यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का समय मिल रहा है जो आपको उसमें आंसर कर देना है। और क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड इसलिए हो रहा है क्योंकि आज थोड़ा सा वीडियो जाने में लेट ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों। इट्स बी, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिक्रण होता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं दोस्तों। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा। इट्स अ 1/1000 मिलीमीटर। नोट कर लीजिएगा, 1 × 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण है दोस्तों, इट्स ए, उच्च परागम्यता। नोट कर सकते हैं, आंसर ए हो जाएगा, उच्च परागम्यता। ठीक है। और ये मॉक टेस्ट डेली आप लोग शाम को 6 बजे हमारे साथ अटेंड करेंगे डेली, है ना, ताकि जो सतत प्रयास रहेगा आपका आज, वो कल आपको फ़ायदा देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आज हम लोग 7वें सेट पे हैं, जब हम लोग 100 यानी कि 100वां सेट कर रहे होंगे तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो सकती है ये आप सुदृढ़ कीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम आने में कोई भी यहाँ पे समय नहीं लगना है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। यहाँ फॉर्म आ सकते हैं इसके, तो फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरते से ही 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं दोस्तों। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो पानी में अगर गिरती हैं तो वो देखिए गोल आकार बनाती हैं कुछ यूँ। तो उसका कारण है दोस्तों पृष्ठ का तनाव होना। ठीक है, पृष्ठ का तनाव से जो आकृति जो है वो गोलाकार बनती है। 47 पे आते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा? रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुला रखने पर क्या होगा कि उसमें से अनेक प्रकार की गैसेज यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती हैं, जो कि कमरे के तापमान को बढ़ा देगी, यानी कि आपका कमरा और गर्म हो जाएगा जल्दी। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? इट्स सी। क्वेश्चन नंबर 48। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो आंसर करेंगे दोस्तों पिंच ब्लेड से। बी इज द राइट आंसर, पिंच ब्लेड से। क्वेश्चन नंबर 49। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, आंसर करेंगे जी हाँ, इट्स अ बी, नाभिकीय विखंडन पर। किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स अ 2CaSO4 × H2O इज द राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के इन टॉप 50 क्वेश्चन के आपने कितने उत्तर सही किए ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रोज़ शाम को 6 बजे हम आपसे मिलेंगे और सुबह के 4 बजे जी हाँ करेंट अफेयर की क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।